सचिन पायलट ने अनशन का कदम उठाया, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये कदम उठाने की सचिन पायलट को ज़रूरत क्या आन पड़ी थी, क्यों ये कदम उन्होंने उठाया। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम वो सारी चीज़ बताएंगे कि आखिर क्यों ये कदम सचिन पायलट को उठाना पड़ा, क्या वजह रही थी जिस वजह से शांत दिखने वाले समुंदर में एकदम से तूफानी सुनामी आ गई थी। और इन सब चीज़ों का जवाब हम देंगे इस वीडियो में, जिससे उन लोगों को अपने सवालों का जवाब मिल सके और शायद वो लोग समझ सकें कि क्यों ये स्टेप उठाना अब ज़रूरी हो गया था सचिन पायलट के लिए। सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। और इन सब मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। इतना सब कुछ होने के बाद राजनीतिक सियासी गलियारों में अभी भी कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों सचिन पायलट को ज़रूरत आन पड़ी कि उन्होंने अनशन जैसा स्टेप उठाया। तो आपके मुताबिक कौन सी बड़ी वजह रही इसके पीछे? देखिए, इसके लिए हमें पूरा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, और अगर हम ढंग से इस पूरी वजह को समझना चाहें तो हमें पहले जानना पड़ेगा सचिन पायलट का व्यक्तित्व। सचिन पायलट आखिर है कौन? राजेश पायलट, जो कांग्रेस के सच्चे सेवक रहे, जिन्होंने कांग्रेस को कई बार जीत दिलाई, उनके सुपुत्र सचिन पायलट हैं। और सचिन पायलट के पिताजी की भी कर्मभूमि राजस्थान ही थी, उन्होंने भी दौसा से ही चुनाव जीता था और वो भी लोगों के ज़बरदस्त चहेते रहे थे। तो सचिन पायलट भी उनको फॉलो करते हुए लगातार पूरी मेहनत के साथ और लोगों को साथ में लेकर हमेशा राजस्थान उनकी कर्मभूमि रही और वो वहाँ से जीतते आए। बहुत छोटी उम्र में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने, वहाँ पर उनको मंत्री भी बनाया गया। कहते हैं कि सबसे छोटी उम्र के मंत्री जो रहे हैं उनमें से एक सचिन पायलट हैं। और सचिन पायलट के साथ ये हमेशा रहा कि वो बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही अच्छा भाषण देने वाले और पब्लिक के बहुत ही बीच में रहने वाले नेता रहे। और इन सब चीज़ों के बावजूद आप समझिएगा, सबसे छोटे उम्र में अगर आप एमपी बन जाते हो तो आप कितना, एमपी बनने के बाद मंत्री बन जाते हो, कितना अनुभव आप कैरी कर रहे हो। इन सब के बाद सबसे बड़ी क्वालिटी आपको सचिन पायलट की ये समझनी चाहिए कि जब राजस्थान में मात्र 22 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस, और वो कब सिमटी थी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल पूरा होने के बाद। यानी कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी कि आप पहले तो 100 से ज़्यादा सीटों पे होते हो और अचानक 5 सालों के बाद 20-22 से सीटों पर आ जाते हो, तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। उस कारण के बाद कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को भेजा। यानी कि सबसे बुरी स्थिति कांग्रेस की जब राजस्थान में थी, तब सचिन पायलट ने एक्सेप्ट किया जी। अब आप समझिएगा, वो शख्स जो केंद्र में मंत्री रह चुका हो, वो उस वक्त ये चीज़ एक्सेप्ट करे कि कांग्रेस की कमान तब संभाली जाए जब वो बहुत बुरी तरह से हार गई हो, जब उसके कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो, उसके नेता सबसे ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो। और उस वक्त ये सब कुछ जिसकी वजह से हुआ, इससे पहले मुख्यमंत्री गहलोत सरकार में थे, वो केंद्र में बैठकर राजनीति कर रहे थे, उन्होंने राजस्थान का कोई ध्यान नहीं दिया। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हुआ क्या और हुआ क्यों। सचिन पायलट, एक मंत्री पद से आने वाले व्यक्ति ने ये पूरा जिम्मा संभाला और संभाल के 22 सीटों से 100 सीटों तक कांग्रेस को लाए। लेकिन उस सफर को लोग भूल जाते हैं। उस सफर में कार्यकर्ताओं को पूरी तरह शिथिल हो चुके, डिमोटिवेट हो चुके कार्यकर्ताओं को फिर से जगाना, हर आंदोलन में वसुंधरा राजे के खिलाफ आगे बढ़ना और लोगों को समझाना कि भाई कितनी बड़ी लूट कसोट हो चुकी है, कितनी तेजी से लूट रही है वसुंधरा राजे आपको, ये सब कुछ समझाना, उनके घोटालों को उजागर करना। और जिस ईमानदारी से गांव-गांव घूमकर उजागर किया, लोगों के मन में एक अलग जग गई कि ये शख्स कुछ बदलाव ला सकता है, बहुत ज़बरदस्त ये शख्स है। उस शख्स के नाम पर वोट दिए। अब आप समझिए, 22 सीटों पे आए, 5 साल काम किया, वोट आपके नाम पर मिले, आपकी क्रेडिबिलिटी पे मिले, गली गली घूमे, डंडे खाए, पुलिस के प्रोटेस्ट किए, सब कुछ किया। लेकिन फिर
ये पूरी मेहनत, जब आप फर्श से अर्श तक लाने वाली मेहनत की, पर उसका इनाम मिल गया मुख्यमंत्री गहलोत को, जबकि वो केंद्र में बैठकर पूरी राजनीति कर रहे थे, वो आखिरी में ही आए थे। अब समझने वाली बात यह है, और उनके अनुभक्त ये कह रहे थे कि ये तो उससे पहले वाले कार्यकाल में जो उन्होंने काम किए थे, जिसके बाद 22 सीटें आई थी, उसकी वजह से ये वाले जीते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? आपके काम की वजह से जीते, तो जस्ट उसके बाद में जो सरकार थी उसमें 22 सीटें नहीं आती। तो कहने का मतलब ये, वहां पर सचिन पायलट के साथ भेदभाव की सबसे बड़ी पराकाष्ठा हो गई, और ये भेदभाव सचिन पायलट के साथ नहीं हुआ। कांग्रेस आलाकमान ने ये भेदभाव जनता के साथ में किया कि जनता ने जिसको नेता समझकर कि ये सीएम बनेगा वोट दिया, आपने उनके साथ दगाबाजी धोखा करके सीएम किसी और को बना दिया, और जनता को वही कहा कि जिसकी वजह से तुमने 22 सीटें दी थी, फिर से वही सीएम लो। और कहीं ना कहीं आप ये भी देखिए कि जिस ग्राउंड पर जाकर उन्होंने जनता को समझाया था, वसुंधरा के खिलाफ जितने भी घोटालों को उजागर किया था, उन्हीं के समझाइश के बाद जब उनके लिए कितनी बार चिट्ठी लिखकर इन कामों के लिए बोला गया सरकार, दिल इसी वजह से तो दुखता है चेतना जी, दिल उसी वजह से तो दुखता है कि आपने जो समझाया, बताया, जनता के बीच में जो आप क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश की, उस क्रेडिबिलिटी का सत्यानाश कर दिया गया। 4.5 साल तक उन सारे आरोपों पर कुछ नहीं किया गया। फिर से वही बता दिया गया कि कांग्रेस की कथनी और करनी में पूरा अंतर है। उसके बावजूद लोगों ने यह समझा कि ये कह रहे हैं तो हम कांग्रेस को लाते हैं, अब डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट के कोई काम नहीं हुए। राहुल गांधी तक ने, जो कांग्रेस के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए। उस कहीं ना कहीं, और कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी, वो ये तीसरी बात है। इन सब बातों से पूरी तरह से दुखी हो चुके थे सचिन पायलट, अंदर ही अंदर दुखी इसलिए हुए थे कि जनता को जो वादे किए हैं वो खराब हो रहे हैं, कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। और कार्यकर्ताओं की आप बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ आप ये देखिए कि ये अपनी सरकार के खिलाफ नहीं, ये अपनी सरकार की उस इमेज के लिए लड़ रहे हैं जो ये जनता के बीच बनाकर आए थे, और जिस इमेज के ऊपर इनको वोट मिले थे। और उसी वजह से रूट कर वो मानेसर भी गए कि भाई हमारी बात ही नहीं सुन रहे, काम ही नहीं कर रहे, जो काम कहे हैं तो क्या मतलब सरकार में रहने का। वो रूट कर मानेसर गए। उसको, उस पूरे सीन को इस तरह से बनाया गया, मीडिया में आकर गद्दार कहना, निकम्मा कहना, नाकारा कहना। सोचिए आप लोग, 22 सीटों से 100 सीटों पे लाने वाला निकम्मा नाकारा हो सकता है क्या? निकम्मा नाकारा सब कुछ कहा। ये सब कुछ सहन करते जा रहे थे सचिन पायलट। उसके बाद में वो फिर से आए तो फिर से उन्हें गद्दार कहा। गुजरात चुनाव के वक्त नेशनल टेलीविजन पर उन्हें गद्दार कहा। लगातार उनके साथ में ये करते और हैं। उसी इतनी ओछी बातें उनके लिए बोलने के बाद उसी इंसान को स्टार प्रचारक बनाना, उसी इंसान को स्टार प्रचारक तो बनाया ही गया। और वो इंसान को आप देखिए, उन्होंने कभी उन चीजों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने उल्टा पिता तुल्य बोला। तो आप समझ सकते हैं कि मैच्योरिटी लेवल क्या था सचिन पायलट का। अब ये पूरा जो टाइम था, इस टाइम के दौरान बार बार पार्टी के अंदर ही वो लिखते जा रहे थे, लेटर लिख रहे थे आलाकमान को, मुख्यमंत्री को, कि भाई वसुंधरा राजे पे इतने आरोप लगाकर तुम सरकार में आए हो, कम से कम किसी पे तो जांच कर लो। वो 2 साल 3 साल से लिखते जा रहे थे, आपने जांच नहीं की। आखिरकार जब इलेक्शन आने वाला है और सरकार की कथनी और करनी में अंतर लग रहा है, क्रेडिबिलिटी पे सवाल कांग्रेस की उठ रहा है, सचिन पायलट की उठ रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये तो सुनेंगे ही नहीं। इनको तो हमने चिट्ठी भी लिख दी, इनको बता भी दिया, आलाकमान के साथ मीटिंग करके बता दिया, सब कुछ हो गया, ये तो सुन ही नहीं रहे। और फिर एक और नैरेटिव चला है अभी, बीजेपी के लोग और खुद जो कांग्रेस में बी पार्टी वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट भी तो डेप्यूटी सीएम थे, उन्होंने तब कुछ क्यों नहीं किया। आप समझिए इस बात को कि डेप्यूटी सीएम का पद एक संवैधानिक पद नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं होता। आपके पास क्या पोर्टफोलियोज है उससे मतलब होता है। आपको कोई शक्ति ही नहीं दी गई। और आप देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, यानी कि कौन अधिकारी कौन से डिपार्टमेंट में रहेगा ये तय करने वाला डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री गहलोत के पास है। गृह मंत्री यानी कि पुलिस मुख्यमंत्री गहलोत के पास है। फाइनेंस यानी कि पैसा मुख्यमंत्री गहलोत के पास है। अब
अगर आपके पास पंचायती राज है भी या आपके पास पीडब्ल्यूडी है भी, तो भी उसमें अधिकारी कौन सा काम करेगा, ये कहाँ से तय हो रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से, जो कि मुख्यमंत्री गहलोत के पास है। तो आपके पास अधिकारी नहीं भेजे गए काम करने के लिए। सेकेंडली, गृह मंत्रालय आपके पास है नहीं, तो अपराध से लेकर बाकी सारी चीज़ों पर आप काम नहीं कर सकते। और ये सारा काम जो वसुंधरा राजे के करप्शन पे करना था, ये गृह मंत्रालय को करना था, जो कि उनके पास नहीं था। तो उनके डेप्यूटी सीएम रहते हुए उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया, ये बेकार की बात है। फिर एक और तर्क उठ रहा है, पार्लियामेंट में क्यों नहीं, विधानसभा में सचिन पायलट ने क्यों इस बारे में नहीं बोला। मैं आपको बताऊं कि विधानसभा में सचिन पायलट के साथ लगातार इतना बुरा किया गया, कभी उनकी सीटें बदली गई, कभी कुछ किया गया। संयम लोढ़ा ने तो साफ साफ बोल दिया था कि धारीवाल की मिलीभगत है वसुंधरा राजे से। अब आपके सीएम सलाहकार ने बोला तो आपने क्या कर लिया? विधानसभा में बोलने से भी क्या हुआ? तो और जब आप खुद सोचिए कि आप चिट्ठी लिख चुके हैं आलाकमान को, चिट्ठी लिख चुके हैं मुख्यमंत्री को, फिर आप विधानसभा में भी बोलते हैं, तो क्या ये नाफरमानी नहीं होती? वो उन्होंने किया, उन्होंने बिल्कुल सही था जो सब कुछ किया, लेकिन आप बात ही नहीं सुन रहे। उन्होंने घर की बात घर में रखने की बहुत कोशिश की, सिर्फ एक नहीं हजारों कोशिश की कि ये बात घर के अंदर ही सुलझ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आला कमान और मुख्यमंत्री गहलोत जी की नजरअंदाजी का ये नतीजा निकला कि उनको अनशन कर ये बात जग जाहिर करनी ही पड़ी। और आप इसमें भी समझिए इस बात को कि उन्होंने अनशन का रास्ता अपनाया, महात्मा गांधी का रास्ता अपनाया, वो रास्ता अपनाया जो लोकतंत्र में सबसे पावन रास्ता होता है। हाँ, आप अगर चाहते तो कुछ उलझुल बयानबाजी दे देते, उससे कांग्रेस की इमेज ज्यादा खराब होती। आप खुद सोचिए कि मुख्यमंत्री गहलोत ने आपको गद्दार कह दिया, निकम्मा कह दिया, नाकारा कह दिया। सब्र का बांध टूटता तो होगा, बोलने का मन तो करता होगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस की इमेज ना खराब हो, इसलिए केवल अनशन का रास्ता अपनाया। देखिए, आए दिन नेताओं की जुबान फिसली गई है। पहला ही उदाहरण हम नहीं दे रहे हैं, वो भी इतने माननीय पद के द्वारा ये शब्द बोले गए हैं, उसके बावजूद भी सचिन पायलट एक ऐसे नेता हैं, आए दिन हर कोई बोल देता है कि क्यों सचिन पायलट कांग्रेस में है, उनको छोड़ देनी चाहिए कांग्रेस, लेकिन सबसे बड़ी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का जो प्रतीक है वो है सचिन पायलट। इस पर मैं एक और बात आपसे कहूंगा चेतना जी, ये समझने वाली बात है कि आप जब ऐसे परिवार से आते हो, जब आपके पिता कांग्रेस में खुद बड़े पदों पर रहे हैं, सब कुछ किया है, तो आपकी पूरी पॉलिटिकल घरानों में बहुत अच्छी जान पहचान होती है, आप पले बड़े वैसे होते हो। सचिन पायलट भी पले बड़े वैसे ही हैं। वो उनके बचपन के दोस्त रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जयंत प्रसाद, जो सब के सब कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कांग्रेस की जो दूसरी लाइन की यूथ ब्रिगेड थी, उनको कोई तवज्जो नहीं मिल रही, केवल सचिन पायलट के साथ ये नहीं है। तो ये सब को सब छोड़ चुके हैं। सचिन पायलट की निष्ठा को देखिए, आपके सारे बचपन के दोस्त छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप पार्टी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी विरोधी बहुत सारे कुतर्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस्तेमाल करने से पहले एक बार सोचिए कि कोई तो बात होगी जिसकी वजह से सचिन पायलट इतने लोकप्रिय हैं, बिना किसी पद के, बिना किसी ताकत के, बिना किसी शक्ति के इतने लोकप्रिय हैं। तो लोगों ने भी कुछ तो सोचा होगा। अब समय आ गया है कि विरोधी अगर आप हैं सचिन पायलट के, तो भी सोचिए कि जनता क्यों उनके साथ है। जी बिल्कुल। और अनशन में आप देखने वाली बात ये थी कि बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो, हर वर्ग का इंसान वहां मौजूद था और सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, हमारा नेता कैसा हो, सचिन पायलट जैसा। और इसमें भी एक और बात है, लोग यहाँ पर ये भी कह रहे थे, विरोधी ये भी कह रहे हैं कि कुछ हजारों लोग ही तो आए थे, कहाँ लाखों लोग आए। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूं कि आलाकमान से बात करके पार्टी की छवि और धूमिल ना हो, इसलिए सचिन पायलट ने इससे पहले, अनशन से पहले वाली रात को ही विधायकों को आने से मना कर दिया जी। यानी कि आप समझिए कि एक विधायक 1000 समर्थक लेकर आता है, वो आने से मना कर दिया। इसका मतलब सचिन पायलट ने अब भी, आपने इतना गलत किया उसके बाद भी पार्टी की ही सोची, पार्टी की समझी, और इसलिए ये तादाद थी,
ये तादाद भी वैसे हजारों की नहीं थी, लाखों की थी। जी। आप और अगर ये तो सिर्फ एक जन सैलाब था। आप ये देखिए कि अगर विधायकों का भी साथ मिलता तो जयपुर में चक्का जाम वाली स्थिति पैदा हो जाती। बिल्कुल हो और जाती। सिर्फ उस एक आदमी के पीछे, उसके एक इशारे पर इतना बड़ा बवाल हो जाता। वो देखने लायक नजारा होता। और आप कहीं ना देखिए, कहीं उन्होंने आप आला देखिए- कमान को सर्वोपरि रखा। आप देखिए अनशन के दौरान सचिन पायलट की भाव भंगिमा भी अगर आप देखते हैं, उन्होंने सबको बार बार इशारा किया कि शांत रहो, मीडिया को भी कहा आप बैठ जाओ, और वो बिल्कुल देशभक्ति के गाने लगाकर गांधी की गांधीवादी सूरत के साथ आप वहाँ बैठे। आपने पूरी भीड़ को पूरा शांत रखा। ये एक मैच्योर नेता की निशानी है। और आप समझिए, जनता इन सब चीज़ों को नापतोल करती है। जनता जब रिपोर्ट कार्ड बनाने बैठती है ना, एक एक पैरामीटर्स होते हैं, और इसी वजह से आज बिना पद के सचिन पायलट का इतना बड़ा कद है जी। और वो जनता में इतने लोकप्रिय है। जी बिल्कुल। और पायलट की अनदेखी से आला कमान को ये समझना होगा कि वो इतना बड़ा वोट बैंक खो देगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में अभी कुछ ही समय बचा है। अब जरूरत है इस वोट बैंक को संभाल के रखने की, सचिन पायलट की कद्र करने की, उन्हें वो सम्मान देने की जिनके वो हकदार हैं, और उन्हें वो पद भी देने की जिनके वो पूरे काबिल हैं। और सत्ता में अगर दोबारा आने की अगर कांग्रेस सोच भी रही है, अगर नहीं सोची है तो सुपड़ा साफ होना तय है, और अगर सोच रही है तो सचिन पायलट को साथ में लेकर चलना होगा, नहीं तो क्या होगा ये सब जग और इस जाहिर है। वीडियो को जो कोई भी दर्शक इसलिए देख रहे हैं कि वो समझ पाए कि सचिन पायलट ने आखिर ये कदम क्यों उठाया, तो उन्हें ये भी बात बता दें, क्योंकि आप चाहें तो वापस इसको शुरू से एंड तक देखिएगा, आप हर पॉइंट को समझ जाएंगे। इसमें एक और पॉइंट भी ऐड कर लीजिए कि इंडिया टुडे ने जब सर्वे कराया पूरे भारत में, सिर्फ राजस्थान में नहीं, सिर्फ पूरे भारत में, कि कौन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता है, तो भी सचिन पायलट का ही नाम सबसे आगे था। जी। प्रशांत किशोर ने जब कांग्रेस को बताया कि किन गलतियों की वजह से तुम पिछड़ते जा रहे हो, उसमें सबसे अहम तौर पे उन्होंने कहा कि आप सचिन पायलट को एलिवेट कीजिए, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। और भी शुभचिंतकों ने लगातार इस बातों को कहा, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि कान कहीं और से भरे जा रहे थे, मजबूरियां कुछ और थी। इन सारी बातों को एनालाइज कीजिएगा और फिर आपको समझ में आएगा कि सचिन पायलट क्या है और उन्होंने ये क्यों किया। कैसा लगा आपको हमारे विश्लेषण, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के विश्लेषण के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्थ होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।